दोस्तों, आज 15 अगस्त है। भारतीय होने के नाते हम सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आप सभी को 77th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब देखिए, एज अ सिविल सर्वेंट या रेदर एज एन इंडियन, हमें ये समझना होगा कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है। एट द सेम टाइम हम सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने देश की सेवा के लिए प्रॉपर प्रयास करें। आप सभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आपके अंदर वो जज्बा है इस देश को अच्छे से सर्व करने का। देखो, हमारी पूरी जो PWOnly की टीम है या जो पूरी हमारी फैमिली है, इसकी भी हमेशा कोशिश रही है कि आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कर पाएँ, ताकि आप तक वो चीज़ पहुँचे। हमारे इस चैनल का भी यही विज़न है कि इस पर्टिकुलर चैनल को हम पूरा UPSC के लिए डेडिकेट करें, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो पाए। चाहे उसमें आप जो हमारी एनिमेशन वीडियोस होती हैं वो आपको बहुत हेल्प करती हैं चीज़ों को क्लैरिटी से समझने के लिए। प्लस एट द सेम टाइम हमारे और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली, इकोनॉमी वीकली, मैप्स वीकली, इस सभी की कोशिश यही रहती है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाएं जो आपको एग्जाम में अच्छे से हेल्प कर पाएँ। साथ में ना, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से हमारे इस प्रीलिम बूस्टर के इनिशिएटिव को। पर कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स के अंदर मेंशन किया था कि सर, ये वीडियो अपलोड कब होता है, हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती। तो देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है, साथ हमारी टीम की भी, कि ये जो वीडियो है ना, डेली आपको सुबह 6:30 से लेकर 7 बजे के बीच में मिल जाए। बट एट द सेम टाइम टीम ने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि अगर किसी कारणवश आपको वीडियो नहीं मिल पा रही तो आप ना जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिए। जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप फिर जो अच्छा कंटेंट होगा आप उसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मैं फिर से आप सभी को इस इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, एंड साथ ही साथ थैंक यू आप सभी का, पूरी फैमिली का, जो आप इतना हमें सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, डेट है आज की 15 अगस्त 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। आप यहाँ पर आज की न्यूज़पेपर देख सकते हो, द हिंदू। देखो, एक काफ़ी दुखद खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अभी सिचुएशन है थोड़ी खराब ही कहूँगा, ठीक है ना। 51 लोगों की यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिली है। देखो, पिछले कुछ दिनों के अंदर हमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से, लैंडस्लिप की वजह से वहाँ पर काफ़ी लोगों की हमें डेथ देखने को मिली है। स्पेशली जो सोलन वाला एरिया है ना, ठीक है ना, उसके आसपास बहुत सारे लोगों की हमें ये इश्यूज देखने को मिले हैं। मेरे एक फ्रेंड है, वो सोलन से है, तो उन्होंने मुझे बताया भी था कि काफ़ी सिचुएशन वहाँ पे एक्चुअल में ख़राब है। बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो ब्लॉक हो चुके हैं। एट द सेम टाइम एक यहाँ पे आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो शिमला के अंदर जो मंदिर कोलैप्स हुआ, ठीक है, उसकी वजह से भी लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके साथ में आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है, कि जो रिटेल इन्फ्लेशन का हमारे पास डेटा आया है, जो कि NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा निकाला जाता है, उसके हिसाब से जो नंबर इस बार आया है दैट इज 7.44%। देखो, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। आप जानते होंगे ना कि हमारा फोकस क्या है, 4 ± 2%। मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि हमें 6% से नीचे रखना है इन्फ्लेशन को, बेसिकली 2 से 6% के बीच में रखना है। तो ये जो नंबर आया है इस बार 7.44%, ये उससे बहुत ज़्यादा आया, ठीक है ना। तो अब देखो, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि RBI ने रेपो रेट नहीं बढ़ाया है, वो भी देख रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जैसे ही ये हमें डेटा मिलता है, ठीक है, तो ये बताता है कि इन्फ्लेशन, हमारा जो महंगाई है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर शायद RBI को और भी स्टेप्स यहाँ पे लेने पड़ सकते हैं। मेजर कारण क्या है सर इसके पीछे का? देखो, मेजर कारण हम सबके सामने है, वो है हमारे टमाटर, ठीक है ना। टमाटर हो गया या ओवरऑल वेजिटेबल्स, आप कोई भी वेजिटेबल उठा के देखो तो पिछले दिनों के अंदर आपको जुलाई महीने के अंदर काफ़ी महंगे रेट उनके देखने को मिले थे, राइट। इसके साथ में ना, जैसे आज तो देखो 15 अगस्त है, कल थी 14 अगस्त। तो इस दिन के ऊपर ना हमारे जो राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, वो उन्होंने कल शाम पे यहाँ पे एड्रेस किया और इन्होंने जो बात रखी देश के सामने, उसके अंदर इन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि देखो, मेरी, आपकी, हम सबकी शायद कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, ये सब चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, पर फिर भी एक चीज़ जो हमें बांध के रखती है कि हम सब क्या है, भारत देश के नागरिक हैं। दैट इज समथिंग विच बाइंड्स अस टुगेदर। तो इस चीज़ को हमें सेलिब्रेट करना होगा। हमारी, देखो, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि चाहे आप कोई भी देखो, ठीक है ना, पार्टीज के बीच में विवाद होते रहते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस को कुछ बोल दिया, कांग्रेस ने कुछ बीजेपी को कुछ बोल दिया, पर तब भी डेमोक्रेसी हमने हमेशा एस्टेब्लिश करके रखी है इतने सभी सालों के अंदर। 1947 से अब तक ना, हमारे जितने भी प्रधानमंत्री थे
सबका कोई ना कोई डेफिनेटली देखो बहुत अच्छे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं, तो ये भी इन्होंने इस बारे में बात करी, ठीक है ना, कि बहुत इंपॉर्टेंट, हम एक कम्युनिटी है, हम एक ग्रेट डेमोक्रेसी है दुनिया की। साथ में इन्होंने बात रखी हमारी G20 के रिगार्डिंग, ठीक है, इंडिया की, आप जानते हो इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी है, तो इंडिया काफी अच्छा काम भी कर रहा है, कुछ इश्यूज हैं डेफिनेटली हम उनको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट मुद्दे इन्होंने दो यहाँ पे उठाए, एक थी वुमेन का रिगार्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दूसरा ट्राइबल के रिगार्डिंग, ठीक है ना। देखो आप जानते हो कि देखो द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, खुद एक महिला है और एक ट्राइबल समुदाय से भी आती हैं, तो उन्होंने इन दोनों की यहाँ पे चर्चा करी कि देखो महिलाओं का ना जो कंट्रीब्यूशन था वो पिछले कुछ सालों के अंदर काफी तेजी से बढ़ा है, और ये एक अच्छी बात है। अदरवाइज महिलाओं को देखो आगे बढ़ने के अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, तो ये चीजें होना एक अच्छी बात है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके दिए जा रहे हैं। सर ट्राइबल्स के रिगार्डिंग इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने यहाँ पे बात करी दरअसल में क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, कि क्लाइमेट चेंज को अगर हमें टैकल करना है वहां पर हमें पूरी दुनिया को साथ में आना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ट्राइबल का जो रहने का तरीका है, कैसे वो जंगलों की रक्षा करते हैं, कैसे नेचर और हार्मनी में रहते हैं, ये सभी चीजें उन्होंने यहाँ पे अकॉर्डिंगली बात करी। इसके अलावा आने वाले दिनों के अंदर आप जानते हो कि हमारा जो चंद्रयान-3 है वो बहुत जल्द वहां पे पहुंचेगा, तो इसरो की भी इन्होंने काफी तारीफ करी है कि इसरो ने हमेशा हमें यहाँ पे बहुत ही एक प्राउड मोमेंट दे रहा है। 2047 तक हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का हमारा लक्ष्य है, तो उसकी तरफ भी हम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। देखो इन्होंने ना एक इंपॉर्टेंट जो मुद्दा रेस किया या एक पॉइंट बात करी, इन्होंने ना हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी बात करी, एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना तो जो महिला फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी बात करी। अब देखो आप लोग जानते होंगे कामिनी गांगुली जी के बारे में जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना, कस्तूरबा गांधी जी के बारे में जानते हैं, सरोजनी नायडू के बारे में जानते हैं आप, ठीक है ना, बाकी भी आप जानते हैं। पर दरअसल में इन्होंने दो नाम लिए यहाँ पे, दो नाम क्या थे, देखो ये है, एक सेकेंड, मतांगिनी हाजरा एंड दूसरा नाम है यहाँ पे कनकलता बरुआ, ठीक है। नॉर्मल बुक्स में इनका जिक्र यहाँ पे नहीं मिलता है, मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको ना समझा देता हूँ। देखो जब मैं बात करता हूँ मतांगिनी हाजरा की, ठीक है ना, अगर आप देखिए वेस्ट बंगाल से आते हो, आप कोलकाता से बिलोंग करते हो, तो आपने शायद इनका नाम, मैं एम श्योर कि आपने इनका नाम सुना होगा। देखो इनका कंट्रीब्यूशन आप देखोगे ना तो एक्चुअल में काफी रहा है, एक बहुत ही छोटी उम्र के अंदर, आई थिंक इनकी उम्र काफी कम थी उस टाइम पर ना, इनकी जो शादी करवा दी गई, ठीक है। अब बहुत ही कम उम्र के अंदर इनकी शादी करवा दी गई, बेसिकली केवल 12 साल की थी उस टाइम इनकी शादी, पता किससे करवाई गई, एक 60 साल के पर्सन के साथ। अब कुछ सालों के बाद इस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो बहुत ही छोटी उम्र के अंदर ये विधवा हो जाती हैं। उसके बाद देखो गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थी, तो चाहे आप उनका जो 1930 का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, जो सॉल्ट सत्याग्रह हो गया, उसमें आप इनका रोल देख सकते हो। 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई उसके अंदर भी आप इनका रोल देख सकते हो, तो उस टाइम इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे प्ले किया है, ठीक है ना। तो दरअसल में क्या हुआ, जब क्विट इंडिया मूवमेंट था 1942 के टाइम के, तो 6000 से भी ज्यादा जो प्रोटेस्टर्स थे उनको इन्होंने यहाँ पे लीड किया एक पुलिस स्टेशन के ऊपर। इनका कोशिश थी कि हम अपने जो प्रोसेशन है उसको एक तरह से नॉन वायलेंट ही रखें, वहां पे किसी तरह की वायलेंस ना हो, कोई हिंसा ना हो। पर पुलिस को ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप गोली मत चलाइए, पर पुलिस ने इनके ऊपर 3 गोलियां चलाई एंड उस वजह से इनकी यहाँ पे मौत हो जाती है। पर इन्होंने आखिरी शब्द इनके क्या थे, वंदे मातरम। तो आप देख पा रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट रोल इनका इन्होंने यहाँ पे प्ले किया। उसी तरह से अगर, ठीक है ना, ये दरअसल में ना इनका ये यहाँ पे आपको कोलकाता के अंदर, ठीक है, अगर आप जाओगे ना कोलकाता तो आपको कोलकाता मैदान देखने को मिलेगा, वहां पर जो मॉन्यूमेंट है इनके लिए यहाँ पे डेडिकेटेड है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ, ये है कनकलता बरुआ जी, ठीक है ना, कनकलता बरुआ जी, तो इनका भी देखो रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। देखो यहाँ पर ना ये मात्र 17 साल की थी जब इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में अपना खुद एक उनको लीड किया। वहां पर इनकी कोशिश क्या थी कि ठीक है ना, कि एक तरह से जो गोरखपुर पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए, मतलब उसके रिगार्डिंग यहाँ पे उस तरफ यहाँ पे जा रहे थे, झंडा लहराने के लिए जा रहे थे, ठीक है ना। तो मृत्यु वाहिनी एक था, ठीक है, उसको यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया एंड इन्होंने कोशिश करी कि हम अपने झंडे को कभी नीचे नहीं होने देंगे, उस वजह से उस टाइम इनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई। तो ये थी इनकी भी कहानी कनकलता बरुआ जी की। तो ये दोनों का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक देखो और भी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, आप सभी 16 अगस्त को आपके फेवरेट सुमित सर के साथ आप ऑफलाइन इंटरेक्ट कर सकते हो। देखो सुमित सर का आप एक्सपीरियंस कोई मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, सर ने हजारों ही स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा अच्छी गाइडेंस दी है, तो डेफिनेटली ऑफलाइन के अंदर भी सर सुमित सर आपको गाइडेंस दे सकते हैं। 2024 का कैसे प्लान होगा, ठीक है ना, क्या क्या चेंजिंग ट्रेंड्स है,
उसके हिसाब से हमें अपनी तैयारी कैसे रखनी है, तो आप डेफिनेटली आप सर के साथ इंटरेक्ट कीजिए 16 अगस्त को शाम 4 बजे। कहाँ पर सर? ये आप देखो जो पटेल नगर है ना, वहाँ पर हमारा जो सेंटर है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, और नीचे मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक भी डाला है, तो वहाँ पे आप जाकर रजिस्टर कर लिए, एंड डेफिनेटली इस इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी को आप अच्छे से यूज कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज पीएम ऊषा स्कीम। देखो पीएम ऊषा स्कीम का कल भी जिक्र हुआ था और आज की न्यूज़पेपर में भी हमें जिक्र देखने को मिलता है। देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ना हमारी यहाँ पे स्कीम होती थी RUSA। सर ये क्या है? यहाँ बात होती थी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की। ठीक है सर। अब ये देखो ये जो पर्टिकुलर चीज थी ना, उच्चतर का मतलब आप जानते होंगे, यहाँ बात हो रही है हायर एजुकेशन की। अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दरअसल में होता क्या है ना, आपका जो एजुकेशन मुद्दा है वो आप नोटिस करोगे तो आपको एजुकेशन आपकी कंकरेंट लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब एक तरह की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यहाँ पर सेंटर की तरफ से भी था एंड स्टेट की तरफ से भी था। ठीक है, कोशिश यही थी कि हम अपनी हायर एजुकेशन को और बेहतर कर पाए। तो ये 2013 में स्कीम आई, पर 2020 में हम जानते हो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमने क्या किया ना, ये इसी को रीवैम्प कर दिया, रूसा को क्या नाम रख दिया? पीएम ऊषा। अब पीएम ऊषा क्या है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा। ठीक है ना, एक सेकेंड, प्रधानमंत्री, मैं आपको बता देता हूँ, उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, तो ये इसका पीएम ऊषा का यहाँ पे फुल फॉर्म थी। अब इसके बेसिस पे क्या हुआ? इसके बेसिस पे हमारी यही कोशिश थी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे हमने उनको बेहतर करना है, उसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर स्कीम वर्क करे। ठीक है, जो हायर एजुकेशन है उसको बेटर करे, एनरोलमेंट रेशो बढ़ाए, जेंडर पैरिटी को इम्प्रूव करे। ठीक है ना, कुछ एजुकेशन के अंदर और बेहतर करना हो हायर एजुकेशन के ऊपर, वो सारी चीजें कर पाए। अब देखो ये सारी चीजों के लिए चाहिए होगा क्या? पैसा। तो होता क्या था ना, MOU जो हमें अगर पीएम ऊषा स्कीम को इम्प्लीमेंट करना था, उसके लिए पहले हमारी स्टेट गवर्नमेंट को MOU साइन करना है। ठीक है ना, हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ। ठीक है, एक बार साइन कर दिया, फिर अकॉर्डिंगली देखो फंड्स होंगे। तो फंड्स यहाँ पे कहाँ से आएंगे? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट से भी आएंगे। अब यहीं पे आ जाती है दिक्कत। दिक्कत क्या जाती है? स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर दें। तो अभी दरअसल में जो न्यूज है ना वो यही है कि जैसे अलग अलग स्टेट्स है, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन्होंने अभी तक MOU साइन नहीं किया है। ये एक तरह की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब सेंटर की तरफ से पैसा भी है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पैसा भी आएगा, ताकि आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी की हायर एजुकेशन की हालत को हम बेहतर कर पाए। फोकस यही है कि कैसे टीचर ट्रेनिंग बेहतर हो पाए एंड बाकी ओवरऑल हायर एजुकेशन को हम बेहतर कर पाए। ये इतने फंड्स एलोकेट किए गए हैं 12,926 करोड़ 2025-26 तक के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इनका फोकस यही था स्टेट्स का कि भैया ये जो 40% एक्सपेंस हमें बेयर करना है, ये कैसे कर पाएंगे? कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं आप दे रहे हो, फंड्स को एलोकेट कैसे होगा? ठीक है, तो MOU के अंदर ये सारी बातें यहाँ डिस्कस्ड नहीं थी। तो आई होप आप पीएम ऊषा स्कीम को समझ पाए होंगे। अगले टॉपिक तरफ चलते हैं, दैट इज यूरिया गोल्ड। देखो थोड़ा सा डिस्कशन कल हुआ था एडिटोरियल के अंदर इसके रिगार्डिंग, बट थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा इसके रिगार्डिंग ना और समझा देता हूँ। दरअसल में होता क्या है ना, हमारे पास देखो आप जानते होंगे कि अच्छी फसल चाहिए ना, तो वहां पर हमारी जो सॉइल है उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, इन सभी की बड़ी जरूरत होती है। अब आपने यूरिया सुना होगा, ठीक है ना, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन काफी अच्छा खासा होता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ फॉस्फेट की, तो आपके पास डैप है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। पोटेशियम के लिए आपके पास म्यूरेट ऑफ पोटैश आता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमारे पास इस तरह के हमें फर्टिलाइजर देखने को मिलते हैं। अभी क्या हुआ है ना, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ना यूरिया गोल्ड फर्टिलाइजर को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली आपका यूरिया गोल्ड और कुछ नहीं, यूरिया ही है, इसको फोर्टिफाई किया गया है सल्फर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस इसका यही रहेगा कि हम ना जो सल्फर है वो भी यहाँ तक इनको पहुंचा पाए। एक्चुअल में ना काफी बार हमारी जो सॉइल होती है उसके अंदर हमें सल्फर की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ पाती। तो उसी को लिए हमने इस चीज को यूज किया है। इसके बेसिस के ऊपर क्या होगा, कहीं ना कहीं जो फर्टिलाइजर की लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाएगी। साथ में ही ना अगर सल्फर कोटिंग होती है यूरिया के ऊपर, तो नाइट्रोजन ना धीरे धीरे रिलीज होता है, और धीरे धीरे रिलीज होने की वजह से क्या होता है, उसकी अवेलेबिलिटी और जो क्रॉप्स उसको लेती हैं वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। साथ में ऐसा भी देखा गया है कि अगर हम यूरिया गोल्ड को यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर का जो उपयोग है वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, अगर आप 20 किलो का नॉर्मल यूरिया लेते हो और 15 किलो का यूरिया गोल्ड लेते हो, तो दोनों की प्रोडक्टिविटी लगभग सेम आएगी, या अदर आई शुड से कि दोनों के बेनिफिट्स लगभग सेम आएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे यूरिया गोल्ड के बारे में पता होना चाहिए कि कुछ नहीं है, यूरिया को सल्फर के साथ फोर्टिफाई किया गया है। सर इसको डेवलप किसने किया है, इस पर्टिकुलर यूरिया को? इसको डेवलप किया गया है आपके RCF के द्वारा। सर RCF क्या है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। कुछ नहीं है, आपके जैसे अलग अलग PSU होती है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो RCF भी एक PSU ही है,
राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसका काम क्या है, आपके अलग अलग केमिकल्स फर्टिलाइजर उनको बनाना, इसका आपको मुंबई में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यूरिया गोल्ड के अंदर 37% नाइट्रोजन हो गया, 17% सल्फर हो गया, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको मैंने बता दी, सल्फर की डेफिशिएंसी कम होगी, साथ ही साथ ना नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ये बढ़ेगी। कहने का मतलब क्या कि आप कितना नाइट्रोजन अप्लाई कर रहे हो और कितना नाइट्रोजन आपकी क्रॉप्स उसको ले पा रही हैं, वो चीज होती है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। तो ये चीज हमें इनहैंस हो जाएगी, कम आपका फर्टिलाइजर के थ्रू भी आपकी उतनी एफिशिएंसी आएगी। ये यहाँ पर इसके बेनिफिट्स हैं। अभी इसके देखो एग्जैक्ट प्राइसिंग वगैरह तो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी है, बट हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि यहाँ पर ना कॉस्ट कम आएगी, ठीक है ना, तो इसलिए इसके बेनिफिट्स देखे जा सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लॉन्च ऑफ Y3024 विंध्यागिरी। देखो समझते हैं इस चीज को। देखो आप लोगों ने ना शिप्स के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है ना। एक तो होती है आपकी बहुत भारी शिप्स जो हैवी वॉर शिप्स होती हैं, एक होती है हमें फ्रिगेट्स देखने को मिलती हैं। अब सर फ्रिगेट क्या होती है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख भी पा रहे हो ना, तो फ्रिगेट दरअसल में आपकी एक छोटी शिप होती है, एक स्मॉल शिप होती है, पर ये काफी अपने आप में फास्ट होती है। अब क्योंकि छोटी शिप होती है तो ये ना इसको मैन्यूवर करना, ठीक है ना, इसको इस तरह से अच्छे से मूवमेंट करना काफी आसान रहता है। हैवी शिप्स के लिए वो सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती। जनरली जो फ्रिगेट को हम यूज करते हैं ना, वो इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो बाकियों को ना एस्कॉर्ट कर पाए। एस्कॉर्ट का मतलब कि मान लो कि लेट्स से आपका कोई एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है, मतलब उस एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्शन देने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से जनरली फ्रिगेट को हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है फ्रिगेट्स। तो फ्रिगेट्स तो सर समझ आ गया कि एक छोटी शिप होती है जो कि दूसरी शिप के साथ जनरली ट्रेवल करती है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा पाए या उसको एस्कॉर्ट किया जा पाए। अभी क्या हुआ है, देखो हमारा ना पिछले कई सालों के अंदर ना एक प्रोजेक्ट चलता था, प्रोजेक्ट 17, इसको हम शिवालिक क्लास भी बोलते थे, ठीक है ना। फिर हमने इसका एक अपग्रेडेड वर्जन लेकर आए जिसका नाम था प्रोजेक्ट 17A। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ना हमने इन फ्रिगेट्स के अंदर हमने कोशिश करी कि हम ना स्टेल्थ फीचर वाली जो फ्रिगेट्स हैं उनको बनाए। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सामने वाला आपको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, आपकी डिटेक्शन बड़ी मुश्किल है रडार वगैरह से, तो उसके थ्रू हमने ना एडवांस्ड हमने ये वाली फ्रिगेट्स बनाई अंडर प्रोजेक्ट 17A। अब हो क्या रहा है, इसके अंदर अलग अलग फ्रिगेट्स हमें देखने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैं बात करूँ ना विंध्यागिरी की, ये आपकी 6th शिप है इस पर्टिकुलर कैटेगरी की। इससे पहले भी 5 और आ चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नाम सुने होंगे, जैसे आपने नीलगिरी का नाम सुना होगा, तो नीलगिरी सबसे पहली थी, उदयगिरी दूसरी थी, ठीक है। उसके बाद आपका तारागिरी, दुनागिरी, हिमगिरी, ये 5 फ्रिगेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। छठी फ्रिगेट क्या है, विंध्यागिरी, जो कि अभी इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड। एक्चुअली अभी किया जाएगा, ठीक है ना, प्रेसिडेंट इसको करेंगे अभी 17 अगस्त को। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है, लॉन्च ऑफ Y3024, ये आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे हम फ्रिगेट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आई होप ये चीज समझ गए होंगे। दरअसल ना विंध्यागिरी एक्चुअल में आपकी कर्नाटका के अंदर ना एक माउंटेन रेंज है, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है, राइट। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। पहले तो अप्रेंटिसशिप का मतलब समझो। देखो मान लो एक पर्सन है, ठीक है ना, इसको ना थोड़ा बहुत स्किल पता है पर बहुत ज्यादा ये ना इसको स्किल्स नहीं है, ठीक है। तो ये पता क्या करेगा, ये एक स्किलफुल बंदे के नीचे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है, थोड़े बहुत इसको पैसे मिल जाएंगे, बट मेजरली इसका काम क्या होगा, कुछ ना स्किल्स मिलते रहेंगे। तो कम सैलरी के लिए ये काम कर रहा है, पर बदले में इसको क्या सीखने को मिल रहा है, बहुत सारे अलग अलग तरह के इसको स्किल्स देखने को मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। अब हमारी सरकार के द्वारा ना एक प्रोग्राम रन किया जाता है NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है हमारे अलग अलग एम्प्लॉयर्स को। एम्प्लॉयर्स को क्यों मिल रहे हैं सर, इसलिए मिल रहे हैं ताकि ना अपने पास वो अप्रेंटिसशिप को लेकर आए, मतलब कि वो इनवाइट करें लोगों को कि हाँ आप हमारे साथ काम करो, हमारे यहाँ पे स्किल सीखो। तो अकॉर्डिंगली स्किल सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके देश की इकोनॉमी के अंदर वो अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एडवोकेसी सपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें। एट द सेम टाइम कई बार हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो डायरेक्टली आपका जो स्टाइपेंड है, जो इनको पैसा मिलेगा एम्प्लॉय को, वो भी यहाँ पर कुछ हद तक यहाँ पे पे कर सकती है। 25% शेयर वो भी सरकार भी यहाँ पे देती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक हमारे पास डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है, वो यहाँ पे इस चीज को रन करता है। दरअसल जो मिनिस्ट्री है ना हमारी, वो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी चीजें होंगी, एम्प्लॉयर्स, अप्रेंटिस, ये सारे रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हम ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं।
अभी क्या हुआ है, हमने इसके अंदर ना डीबीटी लॉन्च कर दिया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ताकि जो पैसा होगा डायरेक्टली उनके अकाउंट्स के अंदर जाए। तो ये सारे बेनिफिट्स इसके हमें देखने को मिल जाते हैं। देखो आज के सेशन के बेसिस के ऊपर ये मैं 4 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इन चारों का मुझे आप नीचे कमेंट्स पे आंसर बताओगे, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे क्विकली एक बार मैं उनका आंसर आपको बता देता हूँ। देखो पहला था हमारा कार्बन बजट के बारे में। क्या यहाँ पर ये पैसों की बात कर रहा है कि कितना पैसा चाहिए होगा नेट जीरो टारगेट के लिए? नहीं सर, ये बात गलत कह रहे हैं। कार्बन बजट का मतलब ये था कि कितनी आप ग्रीन हाउस गैसेस को भी अमिट कर सकते हो, ताकि आप अभी भी जो टेम्परेचर राइज है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसको रोक पाओ। तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कितना कर सकते हो, दैट इज कार्बन बजट, राइट। डिजी यात्रा की बात करें तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, बिल्कुल करेक्ट है। इनफैक्ट ना नीचे कमेंट्स में किसी ने लिखा था कि सर दिल्ली में भी नहीं चलता। देखो दिल्ली में ना मैंने चलाया हुआ है, पता क्या होता है, कभी कभी कुछ सर्वर इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है ना, पर मैंने पर्सनली एक बार यूज किया हुआ है, तो बीच में कभी टेक्नोलॉजी का फॉल्ट आ गया, ऐसा कुछ हो गया होगा तो रोक दिया गया होगा, बट मैंने यूज किया हुआ है, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। तंपारा लेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या ये ऋषिकुल्या रिवर के राइट बैंक में देखने को मिलती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरह से इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? ये बात गलत है। तो कौन सा थी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स था। आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW Only ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।